morning, everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Chandraprakash Meena, and I'm working with OneSort International Private Limited. मैं पहले ये कंपनी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। OneSort एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, जो कि इस तरीके की सर्टिफिकेशन बॉडी इंडिया में लगभग 30 सर्टिफिकेशन बॉडी है जो अपेडा से एक्रेडिटेड है। अपेडा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये आती है। तो ये सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड होते हैं इंडिया के, जो अपेडा ने एनओपी जो एनपीओपी जो स्टैंडर्ड बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ये उस स्टैंडर्ड पे वर्क करके और सर्टिफिकेट जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो किसानों को चाहिए होते हैं, किसानों को या बड़ी फर्म होती है, वो ग्रुप में होते हैं या इंडिविजुअल जो भी फार्मर अगर लेना चाहता है तो उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी और यूएसडीए जो यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो एनओपी होता है उसके अकॉर्डिंग भी ये जो बाहर में अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है एज ऑर्गेनिक, तो उनको भी ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब गवर्नमेंट के अंडर में ये वर्क करते हैं और गवर्नमेंट ने इनको ऑथराइज कर रखा है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देने के लिए। सो हम लोग इस स्लाइड में पूरी में ये सारा जो चीज है जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सारा उस स्लाइड में कवर होता चला जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग we will discuss about today we have a topic on what is the organic certificate and its process। मतलब क्या, मैं दोनों ही आपको अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट सर्टिफिकेट क्या है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, आर यू ऑडिबल टू मी? Yes. ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या है। So organic certification is the procedure for the verifying that the products conform to certain standards। मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ऐसा है, वो है सर्टिफिकेट है जो एक प्रोसीजर के तहत उसको पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में उसको जो ऑपरेटर है उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किया जाता है। उसे ही हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कहते हैं, जो पूरा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करके उसके बाद में जो उसके सर्टिफिकेट देते हैं उन्हीं को ही ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कहते हैं। उसके बाद इट इज द प्राइमरली द एक्नॉलेजमेंट दैट द प्रोडक्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स। Basically all the major organic markets of the world like India, Europe Union, USDA and Japan have developed their own organic standard। So इसके जो स्टैंडर्ड होते हैं अपनी अपनी कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे इंडिया का अलग स्टैंडर्ड होता है, यूएसए का अलग स्टैंडर्ड होता है, यूरोप का अलग स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड के कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उनके स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, उनके रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसके बाद में उनको एनओपी सर्टिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सर ये इंटरनेट की वजह से कुछ होता है सर। ओके, सो अभी आता है दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि हमें सब सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हेल्प इन द बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनिक फार्मर्स। सो अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, हम मार्केट में अगर कोई भी चीज को किसी भी चीज को हम लोग मार्केट में अगर सेल करना चाहते हैं तो पहले उसका कोई भी आदमी उसको देखता है कि ये क्या ब्रांड है,
किस चीज का है, क्यों है, तो उसके मन में जो कंज्यूमर होता है उसके जो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को क्लियर करने के लिए एक कंज्यूमर और ऑर्गेनिक फार्मर के बीच में जो ट्रस्ट आता है वो एक सर्टिफिकेशन के कारण आता है। जो हम फार्मर को जब सर्टिफाइड करते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करते हैं, तो वो किसी भी जहाँ पे उसको सेल करना है अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो अपने सर्टिफिकेट को दिखा सकता है कि मैं ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हूँ इस सर्टिफिकेशन बॉडी से। वो किसी भी इंडिया में जो 30-31 जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, वो किसी से भी सर्टिफाइड अपने आप को करवा सकता है। उसके बाद में जो उसको सर्टिफिकेट मिलता है ऑर्गेनिक का, वो उसको दिखा के किसी को भी प्रमाणित किया जाता है कि ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। तो अपने आप को वो किसी को भी दिखा के बता सकता है कि मैंने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले रखा है। तो एक तरह से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कंज्यूमर और ऑर्गेनिक फार्मर के बीच में। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने से उसके ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो वो इजीली उसको सेल आउट कर सकता है कहीं पे भी इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट आता है द सर्टिफिकेशन, नहीं, ओ बैक 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 स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है द सर्टिफिकेशन मार्क organic is the only means to certificate different between certified organic and conventional food। जो ऑर्गेनिक जो मार्क का होता है वो कन्वेंशनल फूड और ऑर्गेनिक फूड के बीच में डिफरेंस बता सकता है कि ये तो ऑर्गेनिक फूड है जिस पे मार्का लगा रहता है ऑर्गेनिक का, तो उससे हम लोग इजीली उसको पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनमें जैसे जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो ऑर्गेनिक नहीं है उसके अलावा जो भी चीज है वो कन्वेंशनल में आती है, जिसमें पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट में आते हैं। और जो ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई खाद, मतलब कोई किसी तरीके का पेस्टिसाइड या किसी तरीके का जो फर्टिलाइजर है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है और नेचुरली उसको ग्रो करते हैं क्रॉप को। जो हम लोग खाद देके FIM वगैरह जो होता है, फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है उनसे, और बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पेस्टिसाइड के जो क्रॉप हम लोग पैदा करते हैं उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो लेबल होता है वो मतलब ऑर्गेनिक को जस्टिफाई करता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबल एंड सर्टिफिकेशन मार्क्स हेल्प ए कंज्यूमर टू रिकॉग्नाइज द ट्रस्टवर्थी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इजीली। जो लेबल लगाते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाला, उससे क्या है कि कंज्यूमर इजीली उसको पहचान सकता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और उस पर ट्रस्ट कर सकता है इजी। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड लोगो आर इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल्स। जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अगर लेता है कोई, तो उसके और जो लोगो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, तो उसके बाद में उसका मार्केटिंग करना उसके लिए इजी हो जाता है। ऐसे तो बहुत टफ होता है अगर मार्केटिंग करना है आपको अपना, अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिक भी पैदा कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से ही आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर सर्टिफाइड नहीं है तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी के सामने कि ये मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। चाहे आप ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं, उस बिना सर्टिफिकेशन के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवाना कंपलसरी है और उसके बाद में आप मार्केट में इजीली उसको सेल आउट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हेल्प इन द गेटिंग कंपेरेटिवली बेटर प्राइस। अगर आपके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है तो आप जो कन्वेंशनल जो फूड है उसकी कंपेरेटिवली ऑर्गेनिक जो है उसमें बेटर प्राइस आप पा सकते हैं मार्केट में। अगर आपका मार्केट में अच्छी होल्डिंग है, आपके मार्केट में अच्छी पकड़ है, तो आप उसको बेटर प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप सब जानते होंगे कि सिक्किम इज द इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम को गवर्नमेंट ने इंडिया का फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट उसको घोषित किया है। और जो टोटल इंडिया में
टोटल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंडर में जो एरिया आता है वो 5.71 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो इंडिया के अंडर में आता है ऑर्गेनिक, वो 5.71 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। और इंडिया का रैंक सब इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है। सबसे ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इंडिया, उसमें रैंक फर्स्ट पे है इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट। आप सोचते होंगे कि ये सर्टिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेट किस तरीके के होते हैं। तो ये उनके जो सिंबल होते हैं ये हैं, जैसे यूएसडीए ऑर्गेनिक। यूएसडीए ऑर्गेनिक होता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एनओपी जो स्टैंडर्ड होता है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, एनओपी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। और जो इंडिया का होता है एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, वो इंडिया का स्टैंडर्ड होता है। और कनाडा का स्टैंडर्ड होता है कैनेडियन का अलग होता है। और जापान एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड अलग होता है, स्विट्जरलैंड का अलग होता है, बायोसिस। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। तो उनके ये सिंबल्स है। और ये सिंबल्स जब आप जिस भी किसी उससे आप सर्टिफाइड होते हैं, जैसे आप यूएसडी से सर्टिफाइड होते हैं तो आपको यूएसडी सिंबल आपके प्रोडक्ट पे, उस पे आप यूएसडी ये सिंबल लगा सकते हैं उसको। जब आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, जब आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप यूएसडी ऑर्गेनिक आपके प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। और जब आपका इंडिया से एनपीओपी होता है तो आप इंडिया का एनपीओपी सिंबल जो है वो आप उसको लगाएंगे तो इजीली आप अगर कोई देखता है तो वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आपने एनओपी लिया, एनपीओपी स्टैंडर्ड लिया है या एनओपी लिया हुआ है, या आपने दोनों स्टैंडर्ड से आपने सर्टिफाइड किया हुआ है अपने आप को, तो वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये सिंबल लगवाएंगे अपने अपने प्रोडक्ट पे आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होने के बाद में अपना ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। अभी मैंने बताया था जैसे एनपीओपी, एनओपी। तो जो एनपीओपी, एनओपी होता क्या है? एनपीओपी होता है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड का, ये अब इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड होता है, जो अपेडा से एक्रीडिएटेड, अपेडा से अप्रूव्ड होता है, अप्रूव्ड बाय अपेडा। अपेडा होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, जो कि एनपीओपी अप्रूव्ड रहता है। इससे एनपीओपी अप्रूव्ड रहता है। एनपीओपी होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। जो अगर इंडिया का अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करना चाहते हैं, इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक अगर प्रोडक्ट बेचना है इंडिया में तो आपको एनपीओपी सर्टिफाइड होना होगा, आपको एनपीओपी सर्टिफिकेशन लेना होगा। और एनपीओपी सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको इसमें ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो एनपीओपी स्टैंडर्ड है ये सबसे पहले 2001 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। और इसकी जो क्राइटेरिया होते हैं, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आप इसमें 3 साल का आप अगर मैंगो जो आप प्लांट लगाते हैं, मैंगो हो गया, जो भी आपका पेरेनियल क्रॉप होती है जो लंबे समय के लिए क्रॉप होती है आपकी, जिसको एक बार आपने पौधा लगाया और लंबे समय तक आप फ्रूट लेते हैं, तो वो पेरेनियल क्रॉप में आ जाता है। उसका कन्वर्जन पीरियड होता है 3 साल का, 36 महीने का। 36 महीने के बाद में आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सिर्फ पेरेनियल क्रॉप के लिए आप अप्लाई करते हैं कि आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना है पेरेनियल क्रॉप के लिए, तो आपको 36 महीने का कन्वर्जन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप एनपीओपी लेना चाहते हैं सिर्फ सीजनल क्रॉप के लिए, सीजनल क्रॉप हो गया मतलब खरीफ और रबी, खरीफ की और रबी की जो क्रॉप लेना चाहते हैं आप, तो उसका जो कन्वर्जन पीरियड होता है वो 24 मंथ का मतलब 24 महीने का रहता है। उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, वो आपका वो जो क्रॉप है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो जाती है।
इसमें ऑर्गेनिक आपका जो लैंड है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है, ना कि आपकी क्रॉप। अगर मान लीजिए आपने 2 हेक्टेयर पे आप अपने लैंड को सर्टिफाइड करवाना चाहते हैं, 2 हेक्टेयर लैंड को, तो उस 2 हेक्टेयर को आपका जब ऑर्गेनिक हो गया तो वो लैंड ऑर्गेनिक होता है, ना कि आपकी क्रॉप ऑर्गेनिक, आपकी सर्टिफाइड क्रॉप नहीं होती है, आपकी लैंड ऑर्गेनिक होती है। उस लैंड पे आप जो भी क्रॉप उगाएंगे वो ऑर्गेनिक ही सेट होती है। आप जो भी क्रॉप को उस लैंड को उगाते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाती है, जब तक कि आप उसमें क्रॉप में कोई बदलाव ना करें। अगर आप क्रॉप में बदलाव करते हैं तो भी उसके बाद में भी आपको सीबी को बताना होता है, सीबी को इन्फॉर्म करना होता है कि आपने इस साल नई क्रॉप ली है इसी लैंड में, लेकिन सेम लैंड होनी चाहिए। अगर आप लैंड ऐड करते हैं उसमें, अगर आपके 2 हेक्टेयर लैंड है वो आपकी ऑर्गेनिक हो चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद में आपने फिर से लैंड उसमें ऐड की है, फिर से आपने उसमें फार्मर ऐड किए हैं, या आप अगर कोई ग्रुप है तो फार्मर ऐड किया होगा तो आपकी लैंड उसमें ऐड होगी, या आपने इंडिविजुअल ले रहे हैं तो आपने अगर अपनी और लैंड यूज की है उसमें ऐड करवाई है तो वो वापस से ही IC1 में चल जाएगी, मतलब इन कन्वर्जन पीरियड में जाएगी। वो उसको भी पूरे 2 साल का पीरियड पूरा करना होगा, उसके बाद में फिर से आपको NOP मिलेगा। जो आपकी ऑलरेडी ऑर्गेनिक है वो तो ऑर्गेनिक ही रहनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा में वापस से आपने और लैंड यूज की है उसको वापस से IC1 में जाना पड़ेगा और उसको वापस से कन्वर्जन पीरियड उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे 2 साल के। उसके पश्चात ही आपका वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड लैंड होगी। तो इसमें आपको समझ में आ चुका है कि भाई जो पेरिनियल क्रॉप है, जो मैंगो हो गई, आपकी अमरूद हो गई, संतरा हो गई, नींबू हो गया, जितने भी ये जो प्लांट है उनके लिए तो कन्वर्जन पीरियड होता है 36 महीने का, और जो आपकी सीजनल क्रॉप होती है उनका कन्वर्जन पीरियड होता है 24 महीने का। अब आप सोचते होंगे कि भाई आपने कन्वर्जन आपने सीजनल क्रॉप भी लगाई है और पेरिनियल क्रॉप भी लगाई है, आप सोचेंगे कि भाई कि ये दोनों कैसे ऑर्गेनिक होगी। तो दोनों ऐसे ऑर्गेनिक होगी कि पहले जो आपकी सीजनल क्रॉप है वो तो आपकी 24 महीने में आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी पेरिनियल क्रॉप है उसको तो 36 महीने के बाद में ही आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। मतलब आप ऑर्गेनिक सेल नहीं कर सकते जब तक कि आपको 36 महीने आपके कंप्लीट नहीं हुए पेरिनियल क्रॉप के, तब तक आप उसको ऑर्गेनिक सेल नहीं कर सकते। आप कन्वेंशनली उसको सेल कर सकते हैं, कन्वेंशनली में आप मार्केट में बिना ऑर्गेनिक होता है आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते, सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक का नहीं मिलेगा तब तक आप उसको ऑर्गेनिक नहीं सेल आउट कर सकते, आप उसको कन्वेंशनली ही सेल आउट कर सकते हैं। ये हो गया NPOP का सिस्टम। और NOP का सिस्टम होता है, NOP होता है नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम, जो कि USDA अप्रूव्ड होता है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये USDA अप्रूव्ड स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट इंडिया के बाहर सेल करना, आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट इंडिया में भी सेल हो, तो आपको NPOP लेना पड़ेगा जो इंडियन स्टैंडर्ड है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी सेल आउट होना चाहिए तो आपको NOP सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है, बिना उसके आप इंडिया के बाहर उसको सेल आउट नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट को। और इसका जो कन्वर्जन पीरियड है उसका NPOP का कन्वर्जन पीरियड था, पेरिनियल क्रॉप का अलग था 36 महीने, और एनुअल जो सीजनल क्रॉप है उसका दो साल का 24 महीने का, लेकिन इसका कन्वर्जन पीरियड होता है 36 महीने का, चाहे वो और चाहे आपकी कन्वेंशनल क्रॉप हो, चाहे आपकी सीजनल क्रॉप, सॉरी चाहे आपका पेरिनियल क्रॉप हो और चाहे आपकी सीजनल क्रॉप हो, इसके लिए 36 मंथ का कन्वर्जन पीरियड आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप इंडिया में हो, अगर आप इंडिया में ही ले रहे हो NOP, तो आपको पहले NPOP लेना कंपलसरी है, उसके बाद में आप NOP ले सकते हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल है
कि आपको एनओपी लेने से पहले आपको एनपीओपी सर्टिफाइड होना कंपलसरी है। बिना एनपीओपी का सर्टिफाइड हुए आप एनओपी नहीं ले सकते फॉर इंडिया के लिए, ओनली इंडिया के लिए। अगर आप बाहर से हैं, इंडिया आउट ऑफ इंडिया के हैं और आप यहाँ से एनओपी लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली एनओपी ले सकते हैं, उसके लिए एनपीओपी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर के हैं। आप इंडिया से हैं तो आपको तो पहले अपनी कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप ले सकते हैं बाहर का सर्टिफिकेट। लेकिन जो बाहर वाले हैं, आउट ऑफ इंडिया के हैं, उनको कंपलसरी नहीं है कि एनपीओपी ले, वो डायरेक्टली एनओपी के लिए अप्लाई करके एनओपी ले सकते हैं। और हम एनपी हेलो हेलो, हाँ जी सर, ये हम एनपीओपी कैसे लेंगे? एनपीओपी सर अभी मैंने बताया हेलो। जैसे, हेलो सर, ओके सर, स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया एनपीओपी। और एनपीओपी कैसे लेते हैं, एनओपी कैसे लेते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आता है एनपीओपी और एनओपी में क्या डिफरेंस। सो एनपीओपी और एनओपी में क्या, ये दोनों स्टैंडर्ड है, एक इंडिया का स्टैंडर्ड है और एक यूएसडी का, यूएस का स्टैंडर्ड है। मतलब ये पहला अंतर हो गया इसमें कि एनपीओपी जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड है और एनओपी है वो जो यूएसडी का स्टैंडर्ड है। दूसरा इसमें क्या डिफरेंस हो गया जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एनपीओपी में कन्वर्जन जो पीरियड है एनुअल क्रॉप और सीजनल क्रॉप के लिए वो 2 साल का है, और जो पेरेनियल क्रॉप है उसके लिए वो 3 साल का कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड होता है कि जैसे कि आपने अगर आज तक जो है, हमें नहीं पता, सर्टिफिकेशन बॉडी को ये नहीं पता कि आपने ऑर्गेनिक कब कर रहे हो, कब से कर रहे हो। आपने हो सकता है कल से शुरू किया है, आपने हो सकता है 1 साल पहले से किया है, तो हम उस चीज को नहीं मानते। हम उस चीज को जिस दिन से मानते हैं जिस दिन से आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया है कि मुझे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए, उस दिन के बाद में जिस दिन हमारा ऑडिटर आएगा, हम ऑडिट करेंगे आपके लैंड की, उसके बाद में हम लोग आपको सर्टिफाइड करते हैं कि आज से आपका कन्वर्जन पीरियड शुरू हो चुका है। मतलब हमारी निगरानी में आज से आपका पहला दिन चल चुका है, पहला साल होगा, फिर दूसरा साल होगा, उसके बाद में तीसरे साल में जब आपकी ऑडिट होगी उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किया जाएगा। मतलब 2 साल तक आपको कन्वर्जन में देखा जाएगा कि हमारी आपका ऑर्गेनिक नहीं है वो, आपने जब जितना भी केमिकल या कुछ भी यूज किया है तो आपका वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन उसके बाद में आप जिस दिन से आप रजिस्टर हो जाते हैं और जिस दिन से आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं और जिस दिन से आपका कन्वर्जन पीरियड में जाता है, उस दिन के बाद में आप किसी भी तरीके का कोई केमिकल, किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड, किसी भी तरीके का कोई भी चीज जो कि स्टैंडर्ड नहीं कहता है वो यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं और हमारे अगर इंस्पेक्टर आते हैं और जब आपकी सॉइल टेस्टिंग या आपकी क्रॉप की रेसिड्यू टेस्टिंग होती है और आप उसमें पाए जाते हैं कि आप केमिकल यूज कर रहे हैं, तो आपको निकाला भी जा सकता है ग्रुप से और आपको वापस से कन्वर्जन पीरियड में, फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड में वापस से किया जा सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, अगर आप कन्वर्जन पीरियड में आप किसी भी तरीके का केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो जिस दिन से आप सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद में आप किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल, किसी भी तरीके का कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ये कन्वर्जन पीरियड रखा गया है कि आप कन्वर्जन पीरियड पूरा करो, उसके बाद में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट आपका ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन पीरियड कितने दिनों का रहता है? ये मैंने बताया ना, जैसे सीजनल क्रॉप है, सीजनल एनपीओपी के लिए स्टैंडर्ड, इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एनपीओपी अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए सीजनल जो क्रॉप होती है, जैसे खरीफ और रबी, आप खरीफ में दूसरी क्रॉप ले रहे हैं, रबी में दूसरी क्रॉप ले रहे हैं, तो उन जो शॉर्ट पीरियड की जो क्रॉप होती है वो 3-4 महीने की क्रॉप रहती है, चाहे आपकी मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो, जवार हो, जो भी है सीजनल क्रॉप, सीरियल क्रॉप, सीजनल क्रॉप जो होती है खरीफ और रबी में जो उगाते हैं आप, उनके लिए 24 मंथ है। और जो आपके जो हो गए जो पेरेनियल क्रॉप है जो लंबे समय तक के लिए रहते हैं, एक बार आपने पेड़ उगा दिया वो हमेशा के लिए हो गया, तो वो उसके लिए 36 मंथ बाद आपका 36 मंथ मतलब 3 साल की जो ऑडिट कंप्लीट होगी उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक, ठीक है।
ओके सर। और एनपीओपी में क्या होता है कि एनपीओपी में इसमें रखा गया है रूल इंडियंस के लिए रूल रखा गया है कि आपको 36 कन्वर्जन आपको 36 का कन्वर्जन पीरियड पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको एनओपी मिलेगा। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई 3 साल तो इसके एनओपी के लिए और एनपीओपी के लिए भी 3 साल, ऐसा नहीं है। आप एनपीओपी का जो लेते हैं ना, वही उसके बाद में आपका 2 साल तो उसका और 1 साल इसका एनओपी का, तो हो गए 3 साल उसके और 2 साल इसके। तो उसके बाद में आपको एनओपी 3 साल बाद में मिल जाएगा और एनपीओपी आपको 2 साल के बाद में मिल जाएगा। ऐसे करके टोटल 3 साल है। मतलब आपका उसी दरमियान आपका एनपीओपी भी सर्टिफाइड, आपको एनपीओपी सर्टिफाइड तो करवाना कंपलसरी है इंडिया के लिए। जो इंडियंस हैं, हम लोग इंडियंस हैं, उनके लिए एनपीओपी सर्टिफाइड होना जरूरी है। एनओपी लेने के लिए आपको एनपीओपी लेना होगा, उसके बाद में ही आपका एनओपी सर्टिफाइड हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली आप एनओपी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एनओपी के लिए 36 मंथ है। इसमें सीजनल और पेरिनियल का कोई रोल नहीं है। इसमें चाहे सीजनल क्रॉप हो और पेरिनियल क्रॉप हो, सबके लिए 36 मंथ कंपल्सरी। और अगर इंडिया के बाहर से हैं कोई, तो वो डायरेक्टली उनको कन्वर्जन पीरियड करने की मतलब इसमें रखा गया है कि कन्वर्जन पीरियड पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 3 साल का, पिछले 3 साल का, अगर ये इंडिया के बाहर वालों के लिए जो बाहर से अप्लाई करते हैं एनओपी के लिए, क्योंकि एनओपी हम लोग यहाँ से भी देते हैं, क्योंकि हमारा जो 160 है वो यूएसजीए अप्रूव्ड है, एक्रीडेटेड बाय यूएसजीए गवर्नमेंट से एनओपी के लिए ऑथराइज है। हम लोग भी एनओपी देते हैं। अगर वो यहाँ से हमारे यहाँ से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई कन्वर्जन पीरियड नहीं होता है। उनके लिए सिर्फ ये होता है कि 3 साल का बैक हिस्ट्री रखनी होती है, 3 साल पहले की बैक हिस्ट्री रखनी होती है। चाहे वो रिकॉर्ड कीपिंग हो, डायरी हो, फार्म डायरी हो, वो किसी भी तरीके का उनके पास में एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने पिछले 3-4 साल से इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल, किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है। उनके पास एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होने चाहिए पूरा, तभी हम लोग उनको डायरेक्टली एनओपी उसको सर्टिफाइड करते हैं। हर रेड ग्राम। हेलो हेलो गोपाल जी, गोपाल पटेल जी, मैं आपको कहना चाहूंगा सर, आप सर को अपनी बात रखने दीजिए। आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। सर के नंबर भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, आप बाद में सर से पूछ सकते हैं। आप बाद में भी मेरे से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके से किसी भी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपका सारा डाउट मैं क्लियर करता चले जाऊंगा। आप लिख लीजिए अपने डाउट को, एक बार राइट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा हो आपके दिमाग में, अपन सेशन के एंड में अपन डिस्कस करें। ठीक है। सो इंडिया के अगर बाहर से अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको 3 साल का कन्वर्जन पीरियड पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको इतनी जरूरत है कि उसको 3 साल की रिकॉर्ड बैक हिस्ट्री रखनी होगी अपने फील्ड की, कि उसने 3 साल से कोई भी किसी भी तरीके का कोई केमिकल वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो उसके पास होने चाहिए, कंपलसरी है। 3 साल का रिकॉर्ड उसके फार्म का होना चाहिए, उसकी फार्म डायरी होनी चाहिए। फार्म डायरी में सारा डिटेल होता है, आपने कौन सी क्रॉप कब लगाई है, कब उसका हार्वेस्टिंग किया, कब उसको सेल आउट किया, कब, मतलब पूरा उस क्रॉप का पूरा विवरण उस फार्म डायरी में रहता है। आपने क्या यूज किया है उसमें, वो कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा उसमें हर्बल स्प्रे यूज करते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर यूज करते हैं, मतलब सारी हिस्ट्री उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके की 3 साल की उसकी हिस्ट्री उस फील्ड की आपके पास होनी चाहिए, तो उनको डायरेक्टली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर सकते हैं। उनको कन्वर्जन पीरियड पूरा करने की जरूरत नहीं है। ओनली एनओपी कंडीशन में और ओनली आउट ऑफ इंडिया के लिए ये रूल लागू होता है, इंडियंस के लिए ये रूल लागू नहीं होता है। ओके, देन रो मैन्योर एप्लीकेशन, देयर इज नो कंडीशन। एनपीओपी में कोई मैन्योर का कोई कंडीशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। किसी भी तरीके से आप मैन्योर को अप्लाई कर सकते हैं। मैन्योर होता है जो हम लोग खाद यूज करते हैं अपनी मिट्टी में, जो गोबर का खाद हो या फार्म यार्ड मैन्योर हो किस तरीके का, उसको पहले आपको अप्रूव कराना होता है सर्टिफिकेशन बॉडी से। जब आप अप्लाई करते हैं उसी टाइम पे आपको विवरण देना होता है कि आप किस तरीके का उसमें मैन्योर यूज करना चाहते हैं।
तो जब सर्टिफिकेशन बॉडी उसको आपको ये अप्रूव करती है कि आप इसको यूज कर सकते हैं या आपके फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन ये होती है, एनओपी में कंडीशन होती है 19 और 120 डेज की कंडीशन होती है इसके मैन्योर अप्लाई के लिए। मैन्योर अप्लाई के लिए क्या होता है कि जैसे इसमें 90 डेज का तो वो होता है जो क्रॉप जिस क्रॉप का एडिबल पार्ट भूमि के ऊपर होता है। इसमें वैसे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड रूल्स बहुत हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और आप लोगों को भी उस रूल को फॉलो करना होता है, तो उसके लिए पढ़ना होता है। एनपीओपी एनओपी के रूल बहुत सारे हैं, तो वो आप लोगों को पढ़ना होता है, उसके बाद में ही आप उसको फॉलो भी करना होता है। तब आप फॉलो करेंगे तो ये कंपलसरी है कि आपको उसके रूल फॉलो करने होते हैं। तो मैं कुछ जनरल जो रूल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन जनरल कुछ रूल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो एडिबल पार्ट होता है क्रॉप का, जो खाने योग्य भाग होता है, वो अगर भूमि के ऊपर है तो हम लोग 90 डेज का इसमें मैन्योरिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, मैन्योर अप्लाई करते हैं। और जो भूमि के अंदर में जो आलू हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, उसमें 120 डेज वाला रूल फॉलो करते हैं। ये एनओपी के लिए मैन्योर मैन्योर मतलब आप समझे नहीं होंगे कि जैसे 90 डेज कंप्लीट होने चाहिए, आपने मैन्योर डाला क्रॉप में आज की डेट में, और उस क्रॉप का 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए। अगर एडिबल पार्ट ऊपर है मतलब जैसे गेहूं हो गया, आपने गेहूं की आज सोइंग की है, उससे पहले आपने मैन्योर डाला है, तो उस मैन्योर को हार्वेस्टिंग से पहले 90 डेज कंप्लीट होने चाहिए। और अगर आपकी भूमि के अंदर वाली क्रॉप है, गाजर हो गई, मूली हो गई, तो उसका जिस दिन मैन्योर डाला है उससे लेके और हार्वेस्टिंग से पहले का 120 डेज पूरा होना चाहिए। अदरवाइज वो आपके फॉलो नहीं करेगा वो रूल। आपका ये रूल फॉलो करना होता है मैन्योरिंग कंडीशन में, एनओपी कंडीशन में। आपके हार्वेस्टिंग से पहले 90 डेज और 120 डेज पूरे होने चाहिए, ये कंडीशन कहता है एनओपी। ऐसे तो बहुत सारे कंडीशन है, मैं जनरल कंडीशन बता रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, एनपीओपी में इनपुट यूज लिस्ट सेपरेट फॉर बोथ स्टैंडर्ड। इनके जो इनपुट यूज करते हैं, जो हर्बल स्प्रे हो गए, और मार्केट में भी कई तरीके के आजकल ऑर्गेनिक जो स्प्रे आते हैं, उनकी एक लिस्ट दी होती है, वो अपेडा के साइड पे होती है। उसके अकॉर्डिंग ही वही इनपुट आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा इनपुट आप यूज नहीं कर सकते जो अपेडा ने अप्रूव कर रखे हैं और जो किसी सीबी से अप्रूव्ड है, वही आप इनपुट यूज कर सकते हैं अपनी क्रॉप के लिए जब आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है कि आप कैसे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि हम लोग एनपीओपी एनओपी कैसे लें, तो उसके लिए प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि आप अगर दो तरीके से होते हैं। एक होता है आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, एक होता है आप ग्रुप में ले सकते हैं। ग्रुप को मैंने एक ग्रुप होता है जैसे कि आईसीएस कहते हैं उसको, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसको उसके अंडर में फार्मर होते हैं। जैसे कोई ग्रुप बनाया, आपका गांव में कोई मुखिया होता है और उसके अंदर में किसान, मतलब उसके मुखिया के अंडर में जितने भी गांव वाले होते हैं वो जुड़े रहते हैं। उसी तरीके से एक आईसीएस होता है और आईसीएस के अंडर में किसान होते हैं। हेलो 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 चंद्र प्रकाश जी, आप कंटिन्यू करिए। कुछ लोग हैं हाँ। जो यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं, हो सकता है उनसे कुछ गलती हो रही होगी। अच्छा तो ठीक है। ध्यान तो रखिए सभी लोग। अगर आप इस तरह से अनम्यूट होंगे तो मैं आपको रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से। हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर, तो थोड़ी शांति बनाए रखें बस। कंटिन्यू ठीक। सर। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ग्रुप दो तरीके से होता है, एक आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, एक आप ग्रुप में ले सकते हैं। तो ग्रुप का प्रोसीजर तो ये होता है कि आप अगर किसी आईसीएस के अंडर में कहाँ है, आईसीएस वो होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सीबी को अप्लाई करता है, और वो अपने अंडर में फार्मर्स को कनेक्ट करता है, फार्मर को जोड़ता है। मिनिमम इसमें 25 होने चाहिए फार्मर, उस ग्रुप के अंदर मिनिमम 25 होने चाहिए, मैक्सिमम 500 फार्मर होने चाहिए। 500 फार्मर होते हैं, उससे ज्यादा फार्मर
एलिजिबल नहीं है, वो ग्रुप एलिजिबल नहीं है। अगर 500 से ज्यादा फार्मर होते हैं उस ग्रुप में, किसी ग्रुप में, तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप एक से ज्यादा भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन 500 से ज्यादा किसी भी ग्रुप में किसान नहीं होने चाहिए, और मिनिमम 25 होने चाहिए। 25 से कम वाला एलिजिबल नहीं है, और 500 से ज्यादा वाला एलिजिबल। उसके बाद आईसीएस बनने के बाद में, आईसीएस उस ग्रुप का एक ऑथराइज पर्सन होता है, जो उस ग्रुप को मैनेज करता है, जो उस ग्रुप के फार्मर को मैनेज करता है, जो उस ग्रुप की एक्टिविटीज को मैनेज करता है, जो उस ग्रुप के सारे फार्मर्स की डायरी वगैरह, डायरी रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह सारी चीज को उसके मैनेज करता है। और साल उसके जो अंडर में एम्प्लॉय रखते हैं उनको इंटरनल इंस्पेक्टर कहते हैं। वो इंस्पेक्टर उन फार्मरों की साल में 2 बार ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, जो मिनिमम मिनिमम एक इंस्पेक्टर 60 फार्मर की ऑडिट करता है। मिनिमम, मैक्सिमम 60 फार्मर से अधिक एक इंस्पेक्टर ऑडिट नहीं कर सकता है। मैक्सिमम 60 फार्मर की ऑडिट वो एक इंटरनल इंस्पेक्टर करता है, और टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं उन फार्मर को, फार्मर के बारे में बताते हैं ऑर्गेनिक किस तरीके से करनी है, क्या करना है, किस तरीके, क्या क्या प्रिकॉशन को लेना है, वो सारी चीजें वो ग्रुप मैनेज करता है। उस और उस फार्मरों उन फार्मरों को टाइम टू टाइम उनको अवेयर भी करते हैं कि ऑडिट हम लोग उन। और उसके बाद में जो ग्रुप आईसीएस है वो अप्लाई करता है सीबीबी सर्टिफिकेशन के लिए। फिर अपेडा की साइट पे उन जो भी जितने भी फार्मर है उनका रजिस्ट्रेशन जनरेट होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। वो जब रजिस्टर होने के बाद में उनकी अपेडा पे लिस्ट जनरेट की जाती है, और हमारे हमारे द्वारा उनका रिस्क असेसमेंट किया जाता है। जब जब सीबी में पहुंच जाता है, उसके बाद में उनकी ऑडिट से पहले उनका रिस्क असेसमेंट होता है, उनका इनिशियल रिव्यू होता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। उसके बाद में उनकी एक लिस्ट जनरेट होती है अपेडा से। उस ग्रुप को फसल के बेस पे, उसकी एक्टिविटीज के बेस पे उसको 3 क्राइटेरिया में रखा जाता है, लो लो रिस्क में, हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में। उसको क्रॉप के बेस पे, उसकी जमीन के बेस पे, जैसे जमीन में कुछ लोग उसके कन्वेंशनल भी क्रॉपिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग ऑर्गेनिक, मतलब पूरा टोटल ऑर्गेनिक उनका जैसे किसी फार्मर का 1 बीघा है, उस 1 बीघा में से वो आधे बीघा में कन्वेंशनल भी कर रहा है, और आधे बीघा को उसने ऑर्गेनिक कर रखा है। तो ये हाई रिस्क में रखते हैं हम लोग क्राइटेरिया। तो इस तरीके से उसको हाई रिस्क में रख के या मीडियम रिस्क में रख के उसकी एक ट्रेसनेट पे हम लोग उसकी एंट्री करके उसकी लिस्ट जनरेट करते हैं। लिस्ट जनरेट होने के बाद में ट्रेसनेट उसको रैंडमली सेलेक्टेड करता है 500 फार्मर में से, रैंडमली उसमें से 30 से 40-50 फार्मर फार्मूले के अकॉर्डिंग, अगर वो हाई रिस्क में है तो उसका फार्मूला लगाते हैं। जैसे 500 फार्मर है, उसको अंडर रूट 500 फार्मर और मल्टीप्लाई बाय 2 से करने के बाद में जितने फार्मर उसमें रैंडमली सेलेक्ट होते हैं, तो उसकी लिस्ट जनरेट होती है। और लिस्ट जनरेट होने के बाद में हम लोग उस लिस्ट को लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट लेते हैं, और उसके बाद में उनकी ऑडिट की जाती है। इस तरीके से तो आप आईसीएस अप्लाई करता है। और इंडिविजुअल में भी वही प्रोसीजर है, लेकिन इंडिविजुअल में स्वयं जो फार्मर है वही उसका ऑथराइज पर्सन होता है, जिसके नाम पे वो जमीन है या जिसने जमीन लीज पे ली हुई है, वो आदमी ही ऑथराइज होता है। वो पहले सीबी में उसको अप्लाई करता है, अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है, उसका फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है सीबी में, ट्रेसनेट पे उसकी क्रॉप की एंट्री होती है, उसके बाद में उसकी ऑडिट की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ से सीबी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एनपीओपी एनओपी, आजकल क्या है कि पहले तो एनपीओपी एनओपी एक ही सर्टिफिकेट होता था, मतलब एनपीओपी के बाद में डायरेक्टली एनओपी जनरेट हो जाता था। अभी एनपीओपी अलग से लेना होगा आपको, और एनओपी के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होता है। तब आपको, अगर आपको एनपीओपी की जरूरत है इंडिया में, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो एनपीओपी के लिए अप्लाई करिए, और आप इंडिया के बाहर सेल करना चाहते हैं तो आप एनओपी के लिए अप्लाई करिए। अगर आप दोनों को लेना चाहते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना है। तो ये हो गई। तो ये इसमें होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन एजेंसी को पहले, सबसे पहले ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं आपके, जो डॉक्यूमेंट आप
जो पैकेट भेजते हो भर के अपना इंट्रोडक्शन पूरा एक एप्लीकेशन पैकेट यहाँ से जाता है आपके पास में, उसको आपको फिल करना होता है और फिल करने के बाद में आप सर्टिफिकेशन बॉडी को वापस देते हैं। फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर के द्वारा आपका इनिशियल रिव्यू, आपका सर्टिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करे जाते हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है या कुछ भी है आपको फाइंडिंग भेज के आपको डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया जाता है। फिर उसके बाद में आपकी लिस्ट जो भी आपको मैंने बताया लिस्ट जनरेट होती है। उसके बाद में आपका ऑडिट इंस्पेक्टर आपके ऑडिट करने के लिए आपके फील्ड पे जाता है और उसके बाद में वापस आके उसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। फिर अप्रूवल कमेटी जो सर्टिफिकेशन कमेटी मेंबर होते हैं वो आपकी जो रिपोर्ट को हमारी रिपोर्ट के बेस पे ये डिसीजन लेते हैं कि आपको सर्टिफिकेशन देना है, सर्टिफाइड करना है कि नहीं करना है। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। नेक्स्ट। थैंक यू। अब आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है, किसी के डाउट किसी भी तरीके का, तो आप पूछ सकते हैं। सर सीबीओडी में जो ऑडिट करने आता है किसानों का वो कौन होता है?